वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कहां तक, यहां तक जो एकांक आयतन के लिए था P तथा P प्लस dP जो संवेग परास है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल ली थी। तो यहाँ पर एक आगे चीज आ रही थी, इससे जस्ट पहले dpx, dpy एंड dpz, इसकी वैल्यू आ रही थी 4 पाई p स्क्वायर dp, ये आ रही थी 4 पाई p स्क्वायर dp। यदि हम कहें कि एकांक आयतन में, क्या कहें कि एकांक आयतन में px तथा px प्लस dpx, px तथा px प्लस dpx, py प्लस py तथा py प्लस dpy और इसी तरह से pz व pz प्लस dpz। इस वाली परास में यहां तो p तथा p प्लस ये रेंज हो गई, उसको अगर हम घटकों के रूप में देखें तो px से px प्लस dpx, py तथा py प्लस dpy, इसी तरह से pz तथा pz प्लस dpz। इस वाली रेंज के लिए अगर हम बात करें तो इस रेंज में जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर देखो p वाली टर्म थी इसलिए p तथा p प्लस dp बोला था। अब यहां पर 4 पाई p स्क्वायर dp के स्थान पर यदि हम ये रखते हैं तो देखना है इसमें dn इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई p स्क्वायर dp और 4 पाई p स्क्वायर dp की जगह लिख दिया हमने dpx, dpy एंड dpz, इस तरह से लिख दिया। अपॉन में कितना आ जाएगा, ये h क्यूब, कितना आ जाएगा h क्यूब e की पावर में माइनस की ei अपॉन में kt, और ये आ जाएगा e की पावर में प्लस में ef अपॉन में kt। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या x इस वाली रेंज में, पूरी संवेग की जो रेंज होगी घटकों के रूप में उस रेंज में आ जाएगा। अब यदि हम इनको वेग की टर्म में निकालें, वेग की टर्म से मतलब इन सभी को अगर हम किसमें वेग वाली फॉर्मूले के रूप में हम लिखें, ei कितना होता है, ऊर्जा हाफ m v स्क्वायर, ये हो जाएगी। इसको अगर हम घटकों के रूप में लिखें तो हाफ m vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से जो संवेग वाली जो टर्म आ रही है px इक्वल टू होता है m इंटू vx, तो यहां से dpx कितना आ जाएगा m इंटू dvx। ठीक है, इसी तरह से जो py है यहाँ पर m इंटू vy होगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा dpy इक्वल टू m इंटू dpy, इस तरह से। और pz इक्वल टू कितना हो जाएगा m vz इक्वल टू dpz इक्वल टू m dvz, इस तरह से हो जाएगा। इनको अगर हमें वहां पर रखना है तो ये कितना जाएगा dn इक्वल टू 2 अपॉन में h क्यूब और dpx dpy dpz कितना हो जाएगा, ये तीनों का m क्यूब dvx dvy dvz, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि करके लिख देना आगे, तो यहां पर एक रेंज हो जाएगी कौन सी, वेग की, vx व vx प्लस dvx, vy तथा vy प्लस dvy, इसी तरह से vz तथा vz प्लस dvz। इस वाली रेंज की अगर हम ये बात करें तो इस रेंज में एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में ये वाली जो रेंज हो जाएगी उसके लिए हो जाएगा ये। अब यहाँ पर e की पावर में माइनस ei की वैल्यू हमने रख दी, इसमें कितनी ei की वैल्यू ये हो जाएगी हाफ m, ऐसे कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, हाफ m vx का स्क्वायर अपॉन में kt, e की पावर में माइनस के हाफ m vy का स्क्वायर अपॉन में kt, e की पावर में माइनस के हाफ m vz का स्क्वायर अपॉन में kt, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, e की पावर में ef अपॉन में kt, e की पावर में ef अपॉन में kt, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। कुछ रह तो नहीं गया ना इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। और इसके बाद ये कौन सी वाली रेंज होगी, वेग की रेंज एकांक आयतन के लिए। इस तरह से हमने इसको वेग की टर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहां तक लिखें इसको एक बार,
थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देना इस तरह से, dn इक्वल टू 2n क्यूब अपॉन में h क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर में माइनस के हाफ m vx स्क्वायर अपॉन में kt, e की पावर में माइनस के हाफ m vy के स्क्वायर अपॉन में kt, e की पावर में माइनस के हाफ m vz के स्क्वायर अपॉन में kt। इस तरह से हो जाएगा। और e की पावर में कितना हो जाएगा ef अपॉन में kt, और ये कितना हो जाएगा dvx dvy एंड dvz। इस तरह से हो जाएगा dn। देख दो इसको, लैंग्वेज पूरी लिख देना। एकांक आयतन में vx तथा vx प्लस dvx, dy तथा vy प्लस dvy, vz तथा vz प्लस dvz वेग परास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करती है, ठीक है। तो इसमें अपन कर क्या रहे थे कि कोई भी धातु की सतह थी, उसको हम ताप दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, और उससे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, एमिशन हो रहा था। किसका एमिशन? इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हो रहा था। और वो कौन सी दिशा में हो रहा है? मानना कि एक्स दिशा में हो रहा है। कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में हो रहा है। तो देखिए इस तरह से एक हमने एक इस तरह से एक स्लिट मान ली कि एक धातु की परत है और इसमें से x दिशा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। इस तरह से हमने मान ली कि इसकी क्षेत्रफल है a और इसमें bx × t, ये वाली दिशा मान ली हमने x, इस दिशा में उत्सर्जन हो रहा है, ये मान ली y और ये वाली मान ली z। तो yz तल में ये रखी हुई है इस तरह से, और x दिशा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो पहले तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हमने इस तरह से ताप दे रहे हैं कि क्षेत्रफल के अनुदिश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो y और z के अनुदिश हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे? कि यहाँ तो तीनों वेग परास में जितने मतलब x दिशा में इस रेंज में निकल रहे होंगे, y दिशा में इस रेंज में निकल रहे होंगे, और z दिशा में इस वेग की रेंज में क्या निकल रहे होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। लेकिन हमें x दिशा के लिए अगर हमें बात करनी है तो x दिशा में vx तथा vx प्लस dvx वेग परास में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहां पर देखो dnx से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि x दिशा में vx तथा vx प्लस dvx रेंज में जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे एकांक आयतन में। अब ये वाली रेंज के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको पूरा को कंबाइन करना है। तो dnx लिख दिया हमने, इसको लिख दिया हमने 2m³ अपॉन में h³। इस तरह से e की पावर में माइनस के हाफ m vx का स्क्वायर अपॉन में kt, ये हो गया। और यहाँ पर जो y और z वाली जो रेंज है इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इसके साथ e की पावर में ef अपॉन kt वाली टर्म को भी लिख दिया। और y और z में जो भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा होगा उनका वेग कहां से कहां तक हो सकता है, -∞ to ∞, प्लस y और फिर माइनस y इस दिशा में, इस दिशा में कितना, इधर और उधर। इस तरह से -∞ to ∞ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर में माइनस के हाफ m vy का स्क्वायर अपॉन में kt, इस तरह से। और ये हो जाएगा dvy, और इसी तरह से -∞ to ∞ e की पावर में माइनस के m vz का स्क्वायर अपॉन में कितना, 2kt dvz। इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है वो अपन को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, -∞ to ∞ हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अंदर वाली जो टर्म है वो कैसा फलन है, सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर जो dnx आ जाएगा 2m³ अपॉन में h³, इस तरह से हो जाएगा 2m³ अपॉन में h³, और e की पावर में माइनस के हाफ m
वी एक्स का स्क्वायर अपॉन में के टी, ई की पावर में ई एफ अपॉन में के टी। और इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर में माइनस के एम वी बाई का स्क्वायर अपॉन में 2 के टी डीबी बाई, और 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर में माइनस के एम वी जेड का स्क्वायर अपॉन में 2 के टी डीबी जेड। इस तरह से ये हो जाएगा। यहां तक लिखिए इसको। और इंटीग्रेशन ये पढ़ाया था मैंने, ये इंटीग्रेशन पढ़ाया था। यहां पर लाइन लिख देना, चूंकि या जो ये पट्टी बनाई है इसके साइड में लिख देना, चूंकि पट्टी का, धातु की पट्टी का वाई जेड तल में स्थित है, वाई जेड तल में स्थित है, एवं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहां पर हो रहा है, एक्स दिशा में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन एक्स दिशा में हो रहा है, लिख दो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी थी पहले लिखवाया था, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर में माइनस के अल्फा xn dx। इसकी जो वैल्यू हुआ करती थी कितनी होती थी, 1 बाई n m प्लस 1 बाई n अपॉन में अल्फा की पावर में m प्लस 1 बाई n, इस तरह से होती थी। अब यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, n का काम तो कर रहा है इसमें x की पावर n, 2 काम कर रहा है, m का मान 0 है, x की टर्म है ही नहीं, vx के संगत है इसमें, या x है या vx v बाई और v जेड है, m इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी काम करेगी यहाँ पर, अल्फा यानी कि किसका गुणांक, x की पावर n का गुणांक, m अपॉन 2 kt, m अपॉन 2 kt। इस तरह से ये होगा इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो कितना हो जाएगा ये, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, दो इंटीग्रेशन है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो dnx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8n क्यूब अपॉन में h क्यूब e की पावर में माइनस के हाफ m vx का स्क्वायर अपॉन में kt, ये हो जाएगा। और e की पावर में ef अपॉन में kt, EF अपॉन में KT। और इन दोनों इंटीग्रेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसमें n इक्वल टू 2 तो 1/2, m की वैल्यू तो 1/2 ये हो जाएगा, और m अपॉन 2 KT की भी पावर 1/2 ये हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 या इसी को हम 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, इनटू में 2 टाइम्स, या लिख दो एक बार और, हाफ m अपॉन में 2 kt की पावर में हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो dnx हमारे पास कितना जाएगा, 8m क्यूब अपॉन में h क्यूब, ठीक है, e की पावर में माइनस के हाफ m vx का स्क्वायर अपॉन में 2 kt, ये हो जाएगा। और इसके बाद e की पावर में
EF अपॉन में KT, ये आ जाएगा। अब इसमें जो करना है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पाई, ठीक है, अंडर रूट पाई पाई आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ठीक है, अंडर रूट पाई, और ये आ जाएगा m अपॉन या 2KT अपॉन m, 2KT अपॉन में m, हाफ ऑफ 1 और 1/4 इंटू में 4 और अंडर रूट पाई यानी पाई बचेगा केवल, ठीक है। इस तरह से यहां तक आ जाएगा 2πKT अपॉन में m। कंप्लीट करो इसको। गामा फंक्शन में गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट पाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है वो x दिशा में Vx तथा Vx प्लस dVx भी परास में आई है एकांक आयतन में। इस चीज का ध्यान रखना, x दिशा में जो Vx तथा Vx प्लस dVx रेंज में काम कर रहे हैं। अब हमें केवल उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है जिनका वेग कितना है, Vx है। लंबा है थोड़ा ये डेरिवेशन, और ये सेम की सेम आएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फाइनल ईयर में। ठीक है, यहां तक लिख लेना इसको, x ये वाली ये चीज आई है। अब इसके बाद यदि हमें Vx वेग से गतिशील x दिशा में इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, Vx वेग से गतिशील x दिशा में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो उनकी संख्या को अपन कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज को चेक करें। उस चीज को चेक करेंगे, देखो किस तरह से कि जो इलेक्ट्रॉनों का तापायनिक उत्सर्जन होने के लिए, इलेक्ट्रॉनों का तापायनिक उत्सर्जन होने के लिए इलेक्ट्रॉन है, उनका तापायनिक उत्सर्जन होने के लिए जो E का मान है वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए Eb की तुलना में। Eb क्या था, लास्ट वाला एनर्जी स्टेट जो वहां तक तो पहुंचना चाहिए, जिस तरह से मैंने कुएं के एग्जांपल से आपको बताया था, उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तभी हम इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं। तो E है, उसका मान Eb की तुलना में बहुत ज्यादा होना चाहिए, और Eb माइनस की EF इक्वल टू कितने के बराबर था, 5 के बराबर था। तो E ग्रेटर देन इक्वल टू Eb की वैल्यू डालेंगे तो 5 प्लस में EF, ठीक है। E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, हाफ m Vx का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस EF, इतनी काइनेटिक एनर्जी हम देंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से Vx की जो वैल्यू है, Vx के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस में EF, ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया और यहाँ पर m आ जाएगा, तो Vx ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा रूट में 2 5 प्लस में EF अपॉन में m। इस तरह से Vx का जो मान है वो आ जाएगा। लिख दो इसको। जो भी ये वैल्यू आ रही है उसको V0 से रिप्रेजेंट कर देंगे, कि मतलब मिनिमम वेग Vx ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको V0 से रिप्रेजेंट कर दिया इस पूरी क्वांटिटी को। क्यों, देखो बाई और जेड दिशा में जो भी इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहे होंगे उनका जो वेग है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब बीच में कितना भी आएगा उसमें 0 आएगा। लेकिन इसके लिए जो वेग है x दिशा में जो भी इमिट हो रहे होंगे इधर की दिशा में, उनका वेग 0 टू इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन अगर वेग ही 0 रहा, सोचना जरा, x दिशा में इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनका वेग 0 ही है, तो वो एमिशन हो रहा है क्या, उनका नहीं हो रहा।
वेग जीरो से मतलब वो निकल ही नहीं पा रहे, वहीं टिके पड़े हैं। तो मिनिमम जो वेग होना चाहिए एक्स दिशा में वो जीरो ना होकर कितना होना चाहिए, v नॉट होना चाहिए। या v नॉट हो, vx का मान है मिनिमम कितना होना चाहिए, v नॉट के बराबर और मैक्सिमम इनफाइनाइट के बराबर। तो x दिशा में हमें vx परास में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या निकालनी है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, मिनिमम लिमिट अब v नॉट लेकर इंटीग्रेशन करेंगे, और वो काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।